राम नाम में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जो राम के अपने घर में पधारने की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे नफरती गैंग खुलकर एक्सपोज देश के सामने हो रहा है। कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत में आजकल धर्म को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, महत्व दिया जा रहा है और इससे वो काफी परेशान हो चुके हैं। सैम पित्रोदा के मुताबिक इस वक्त पूरा देश राम मंदिर पर अटका हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ज्यादातर समय मंदिरों में बिता रहे हैं। अब सोचिए 500 साल के बाद जो खुशी के पल आपको नसीब हो रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा उससे बेहद परेशान हैं। ये वही सैम हैं जिन्होंने 2019 में सिख नरसंहार पर 84 के दंगों पर कहा था हुआ तो हुआ। अब ये बांटने वाली सोच है या जोड़ने की, ये आप तय कीजिए। दूसरी ओर राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा को निकलने वाले हैं। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी यात्रा भारत को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम होगी, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े लोग खुलकर नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अपने खासम खास लल्लन सिंह से आजकल बेहद परेशान है और नाराज भी है, क्योंकि उन्हें शंका है कि लल्लन सिंह लालू यादव के वफादार हो गए हैं। अब यह तो आगे साफ होगा कि जेडीयू टूट जाएगी या फिर नीतीश कुमार कोई और बड़ा खेला करने वाले हैं। लेकिन आज आर पार में इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सर्वोच्च बहस। दिखावे का रेला अकेला एकला चलो का है पूरा खेला। कोई दिक्कत नहीं। बिहार में नीतीश कुमार क्या एक बार फिर खेला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबरों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह से इस्तीफा ले सकते हैं। खबरें ये भी है कि लल्लन सिंह जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और आरजेडी से उनकी नजदीकियां नीतीश को चुभ रही हैं। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में खुद की अनदेखी से नाराज होकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना, तो ये सब बेकार की बात है। ये जो गठबंधन है ये स्वार्थों के आधार पे हुआ है। नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनने का लोभ था, लालू यादव को बेटे को स्थापित करना है। मेरी जानकारी है कि ललन जी का इस्तीफा तय है कि 29 तारीख को ललन सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा को भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक होगी। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों को कवर करेंगे, लेकिन इस बार पूरी पदयात्रा नहीं होगी। राहुल गांधी बस से भी सफर करेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटाढार हो जाता है। इसी बीच हुआ तो हुआ वाले स्टंट से 2019 में कांग्रेस को सियासी नुकसान पहुंचाने के आरोपी सैम पित्रोदा 2024 से ठीक पहले एक बार फिर से एक नया स्टंट लेकर सामने आ गए हैं और इस बार उनके निशाने पर राम मंदिर है। Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and upsets me. जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? लेकिन सवाल ये है कि क्या 2024 आते आते इंडिया वाले अपने अपने रास्ते होने लगेंगे? क्या सबकी महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर गठबंधन पर भारी पड़ सकती हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिखावे का रेला एकला चलो का खेला।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं विपक्षी गठबंधन में हम पर भारी पड़ते मैं का विश्लेषण। नीतीश कुमार सीएम बिहार, लोभ मोह और महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की एक बड़ी इच्छा है। पीएम उम्मीदवारी न मिलने पर संयोजक बनने की चाह है जिस पे अड़ंगा लगा रहे हैं कई पार्टियां। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया तो नाराज हो गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लगा ये पूरा कुनबा इकट्ठा मैंने करा, सबको साथ एक मंच पे मैं लेके आया, अब कमान खड़गे को दी जा रही है। और ममता के साथ अरविंद केजरीवाल भी थे, यानी ममता और अरविंद केजरीवाल एक टीम है, आरजेडी और सपा एक टीम है। नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया गया है। बढ़ता हूं मैं और दूसरा नाम है राहुल गांधी का। यात्राओं के जरिए लोकप्रियता हासिल करने का एक अथक प्रयास है इनका। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का हासिल हमने हाल के चुनावों में पड़ता हुआ देखा है। आप खुद सोच सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट कितना बड़ा था कि 3 राज्यों में चुनाव हार गए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस गठबंधन में राहुल के नाम पर समझौता नहीं करेगी, यानी खड़गे का नाम आगे बढ़ा ले, किसी और दूसरे का नाम आगे बना ले, लेकिन गांधी का नाम चाहिए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को, जो गांधी परिवार के करीबी है और वफादार है गांधी परिवार के, वो कहते हैं कि अगर गांधी का नाम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। बढ़ता हूं मैं आगे। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में बीजेपी की लहर के सामने अपनी सरकार को इन्होंने बचाया अच्छे ढंग से, लेकिन बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की स्वीकार्यता नहीं है। ममता बनर्जी राहुल गांधी की उम्मीदवारी के खिलाफ है। ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी का अगर जैसे ही चेहरा आगे करेंगे तो नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, और इसीलिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना चाहती हैं और वो नीतीश कुमार को भी आगे नहीं करना चाहती। नीतीश कुमार को पीछे रखना चाहती है ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल, ये और ममता एक टीम है, मैं बार बार कह रहा हूं। सीधे प्रधानमंत्री से अपनी तुलना कर एक संदेश देते हैं अरविंद केजरीवाल। 2 राज्यों में सरकार की बात से सीधे कांग्रेस की उम्मीदवारी पर चोट करते हैं। कहते हैं कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक के अंदर, मेरी पंजाब और दिल्ली के अंदर सरकार है, तो हैसियत तो मेरी भी कांग्रेस जितनी है। बढ़ता हूं मैं आगे। अखिलेश यादव नतीजों से पहले किसी भी तरह के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के ऐलान के खिलाफ है। 80 सीटों वाले राज्यों में अखिलेश जितनी सीटें जीतेंगे उस तरह का आगे मोलभाव होगा। इनको लगता है कि अगर किस्मत खुली और 40 सीटें आ गई तो फिर तो दावेदारी सपा की मजबूत हो जाएगी। बढ़ता हूं मैं आगे और बड़ा सवाल यह है, सबकी अपनी डफली है, सबका अपना राग है, लेकिन बिगड़ा है इंडिया का ताल इससे, यानी इंडिया का खेला इससे बिगड़ा है। आइए बात करते हैं मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस मंच पर। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन, माफ करिए, आरएलएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जेडीयू के और नीतीश विचार मंच के संयोजक भी हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआत करता हूं मैं इस चर्चा की शहजाद पूनावाला आपसे, और शुरुआत के 50 सेकंड में आपको देता हूं। एक तरफ राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी एक और यात्रा पे निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का जवाब यात्रा से मिल पाएगा? और सैम पित्रोदा को लग रहा है इस बार अब की बार मंदिर ज्यादा हो रहा है। देखिए, जो लोग बाबर के समर्थक और रावण के प्रशंसक हैं, शायद उन्हीं को पेट में दर्द हो रहा है कि राम मंदिर 500 वर्ष के इंतजार के बाद बन रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, हिंदू टेरर होता है, राम जी काल्पनिक है। उनके आज भी सहयोगी समाजवादी पार्टी से लेकर उनके बाकी सहयोगी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब जहां तक यात्रा की बात है, तो ये रीलॉन्च यात्रा है, राहुल की 15वीं रीलॉन्च यात्रा के। भारत जोड़ो यात्रा में तो 11 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 8
राज्यों के चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, तो अब रिलॉन्च करना है, उसके बाद रीब्रांड करना है। जैसे ममता दीदी ने और केजरीवाल ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया, तो अपने आप को रीब्रांड करना है। और कांग्रेस जो इंडी गठबंधन में पीछे होती जा रही है, तो अपने आप को रिपोजिशन भी करना है। अच्छा, इस यात्रा को जनता तो सीरियसली लेती नहीं। आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि द्वार पर खड़ी है बारात, समदन चली नहाने। अब बताइए, पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा अभी जी आपके माध्यम से, यात्रा ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। ईस्ट में तो वैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहां से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, एमओयू होगा चाइना का, परंतु ये जाएंगे बिहार। तो बिहार में न्याय मांग ले, जो दयानिधि मारन ने बिहारियों के खिलाफ बोला था। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो न्याय मांग ले, जो उत्तर भारतीयों के विषय में सेंथिल कुमार ने बोला था। राजस्थान पहुंचेंगे तो जगदीप धांकड़ का जो मखौल उड़ाया है, उसके लिए न्याय मांग ले, क्योंकि वहां के किसान और जाट समाज को किस प्रकार से अपमानित किया है, इन चीजों के लिए न्याय मांग ले। और उसके बाद ये टेम्पलेट वही है, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले ताली। जॉर्ज पोनैया से लेकर न्याय यात्रा के शुरुआत में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, जो सनातन पर हमला कर रहे हैं, टेम्पलेट वही है जी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आईपी सिंह के ट्वीट का जिक्र किया शहजाद पूनावाला ने, और दूसरी तरफ बार बार एक विचार आता है कि राम मंदिर पर इतना शोर क्यों मचा रही है बीजेपी। अमीश देवगन जी, ये तो समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी चाहिए। राम मंदिर पे वो शोर इसलिए मचा रहे हैं कि राम मंदिर पे जितना भी उसका प्रचार प्रसार होगा, जितना शोर मचेगा, राम मंदिर की बात जन जन तक जाएगी, घर घर तक पहुंचेगी, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है और मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। और इसमें अफसोस की बात यह है कि जिन बातों से बीजेपी को फ़ायदा होता है, वही बातें हमारे सहयोगी दल कर रहे हैं। अब बताइएगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने यदि किसी को इनविटेशन भेजा है तो उसको इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। मंदिर जिसने बनाया है वो तो न्यास है, न्यास का गठन सरकार ने कर दिया। चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है। तो प्रॉब्लम, मुझे सबसे अच्छी बात इसमें डिम्पल यादव जी की लगी। डिम्पल यादव जी ने जिस गंभीरता से और जिस भाव को देश के सामने रखा, तो मुझे लगता है कि उसी भाव से राजनीति होनी चाहिए। और बीजेपी को फ़ायदा उठाने में, बीजेपी फ़ायदा उठा रही है। बीजेपी क्यों नहीं फ़ायदा उठाएगी भाई? देश के जनमानस में राम मानसिक पटल पे अंकित है। राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही राम है, कण कण में राम है। जब तो राम पित्रोदा को समझाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाओ, रहा। दयानिधि मारन को समझाओ, उदयनिधि स्टालिन को समझाओ, सब आप ही के साथ ही हैं भाई। हाँ अमीश देवगन जी, दो बातें हैं। एक है भावनात्मक आस्था का दृष्टिकोण, दूसरा है कानून का दृष्टिकोण। राम मंदिर जो बन रहा है ये कोई जबरदस्ती से थोड़ी बन रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो संवैधानिक मान्यता मिल गई, तो अब तो इसका स्वीकार करना चाहिए सबको, इसका स्वागत करना चाहिए। ये तो हमारे लिए गर्व का विषय, ये तो हमारे गौरव का विषय। कितने सालों के, कितनी सदियों के संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है, इसका बायकॉट करने से क्या मतलब? अगर निमंत्रण आता तो भी जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं आता तो भी जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे ही सहयोगी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनके उन गुनाहों की सजा कांग्रेस भोग रही है। हमारा बेड़ा गर्क हो गया मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में। डीएमके हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने कहा हम सनातन को मिटा देंगे। उस पर हमारे कोई ज़्यादा बड़े बड़े नेता बोले नहीं, वरना उसका विरोध करना चाहिए था। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही विद्वान प्रवक्ता उपस्थित हैं इस डिबेट में, सुनील यादव जी। वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बिल्कुल मेरा दावा कर सकता हूं कि वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बीमारी का इलाज डिम्पल यादव जी के पास भी नहीं है, क्योंकि डिम्पल जी भी सांसद हैं, वो तो राष्ट्रीय महासचिव है, और उनकी बीमारी का इलाज तो अखिलेश यादव जी के पास। तो आप क्या कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, मतलब आप कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के जो नेता बोलते हैं इसका नुकसान कांग्रेस को होता है? यानी आप तीनों राज्यों में हारे, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हाथ है, उसमें स्टालिन का भी हाथ है। अमीश देवगन जी, पॉलिटिक्स में परसेप्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बड़ा महत्व होता है।
परसेप्शन ऐसा बन गया कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम एलाइज हैं ये हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। एक सनातन को मिटाने की बात करता है, एक रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करता है, एक रामचरितमानस को जलाने की बात करता है। अब हम जब इनको डिफेंड करें या देश की जनता के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करें तो सारे गुनाहों की जो सजा है वो कांग्रेस भोग रही है और कांग्रेस ने भोगी है, आगे भी भोगने के लिए तैयार है। इसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है 10 सेकंड में बस अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी। प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि साहब बीजेपी तो राम भक्त है ना, और बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां वो सब राम के खिलाफ हैं, वो क्यों? अब सीताराम येचुरी जिनके नाम में सीताराम है वो कह रहे हैं साहब ये राम मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ सैम पित्रोदा जी, अरे भाई तुमको क्या लेना, आप अमेरिका में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, राम हमारी आस्था के आधार है, राम हमारी ओके सुनील यादव, मैं कहता हूँ गांधी परिवार को न्योता मिला है तो उनको जाना चाहिए हमारे। जी। गांधी परिवार को सोनिया जी को न्योता मिला है, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, वो न्योता केवल सोनिया जी को नहीं है, गांधी परिवार को है, और गांधी परिवार का कंट्रीब्यूशन रहा है भगवान श्री राम के मंदिर में। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, एक सेकंड। आपने लंबा बोला आचार्य जी, आपने लंबा बोला, आपको मैंने लंबा मौका दिया अपनी बात को रखने का। सुनील यादव, आप लोग गुनाह करते हैं, सजा कांग्रेस को मिलती है, गुनाहगार आप लोग हैं। देखिए, आचार्य जी को मैं सुन रहा था और मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि हां, हम उनके बयान से 1% सहमत नहीं हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम भी आस्था रखते हैं भगवान पर, भगवान को मानते हैं, लेकिन हम आस्था को, भगवान को, मंदिर को राजनीति में नहीं लाते। और भगवान राम कण कण में हैं, और जो हम लोग अपने जीवन में मानते हैं कि अगर कोई एक सच्चाई है, कोई दुनिया में सत्य है, तो मृत्यु है। और मृत्यु के समय भगवान राम का नाम लेकर के ही कहा जाता है कि राम नाम ही सत्य है। बिल्कुल, आपने बोला हम आस्था को, एक सेकंड यही रुकिए, आपने बोला हम आस्था को, एक सेकंड सुनील भाई, आपने बोला हम आस्था को हम पॉलिटिसाइज नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, किस मुख्यमंत्री ने कहा था और किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मस्जिद तामील कराएंगे वहां पर? कोर्ट का तो कोई निर्देश नहीं आया था। किस मुख्यमंत्री ने कहा था? किस पार्टी का था वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सूबे का? नाम पता है आपको? कौन था वो मुख्यमंत्री? देखिए, किसने कहा था मैं कार सेवकों पर गोली चलवा सकता था, इससे ज्यादा और क्या करूं? किसने कहा था? कौन सा नेता था वो? देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में फिर कह रहा हूं, जब आप आस्था ग्रंथ, रामचरितमानस, गीता और उसमें संविधान को चुनने को कहेंगे, तो हम संविधान को चुनेंगे। हम संविधान को चुनेंगे क्योंकि देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं। अच्छा, कांग्रेस को क्यों निपटा रहे हैं? बाध्यता कहीं थी आचार्य जी का सवाल, कांग्रेस को क्यों निपटा रहे हैं आप लोग? नहीं, कहां बात कर रहे हैं? हम कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं। एक बात तो मुझे लगता है कि जैसे आपने शुरुआती संबोधन में कहा कि इंडिया गठबंधन में चाहत है, नीतीश जी की अलग है, उनकी अलग है। आप बड़े पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, आपके सारे सूत्र इंडिया गठबंधन तक जाते हैं, भाजपा तक आपके सूत्र नहीं जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। भाजपा में भी लोगों की चाहत, भाजपा में हर कार्यकर्ता की एक ही चाहत है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अरे मेरी बात सुनो, आप भाजपा का प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? मैं तो आपने बोला भाजपा के कह पाएंगे, कहते हैं, तो मैंने बताया भाजपा। आप माननीय गडकरी जी की चाहत कह पाएंगे? आप नहीं, तो आप कार्यकर्ता मत बनिए बीजेपी के, वरना इस्तीफा दे दीजिए, आइए भाजपा ज्वाइन करिए, अंगोछा डालिए, फिर बात करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सुनील जी, तो आपके सामने आपने बोला आपके सूत्र भाजपा के क्या कहते हैं? आपने सवाल पूछा ना, भाजपा के सूत्र आपके क्या कहते हैं? तो मैंने जवाब दिया आपको, भाजपा के सूत्र ये कहते हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एक ही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। करके और गडकरी जी को लेकर के क्या कहते हैं? हम दो नाम पूछ रहे हैं, उसके सूत्र बताइए। ठीक है, शहजाद पूनावाला ज्यादा जानकारी देंगे। शहजाद पूनावाला,
देखिए, अभी मेरे भाई सुनील जी ने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर संविधान और ग्रंथ में चुनना हो तो हम संविधान चुनेंगे। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि शरिया में तब्दीली करने की वजह से कोविड आया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं करना चाहते हैं और मथुरा के अंदर भी इसी प्रकार का स्टैंड उन्होंने लिया। सुनील साजन जी, बताइए कि धर्म के ऊपर संविधान नहीं रखने के लिए क्या स्टैंड लेंगे? और 3 तलाक का जब फैसला आया तो समाजवादी पार्टी ने उस 3 तलाक के फैसले को स्वीकारने के बदले उसका विरोध क्यों किया? और 10 सेकंड और दे दीजिए। जी जी देखिए, एक और चीज जोड़ सकता हूं मैं जी, 10 सेकंड। जी शहजाद बोलिए 10 सेकंड बोलिए। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो अंकल सैम है ना राहुल गांधी के, उनका असली नाम पता है आपको क्या है? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। अब बताइए, यही होता है ना कि अगर आप राम मानसिकता को छोड़कर रोम मानसिकता में पले बड़े हो या आपकी दिलचस्पी हो तो आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, अरे अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट लेवल पर है। और अमीश जी, आज काशी में जब काशी धाम बना है तो वहां पर 68 लाख टूरिस्ट जाते थे, अब 2 वर्ष में 13 करोड़ टूरिस्ट। वहां पर 45% इंक्रीज इन इनकम हुए टूरिज्म में। ये फर्क पड़ता है जब एक मंदिर बनता है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत, प्रॉपर्टी प्राइसेस सब कुछ बढ़ चुके हैं। सुनील जी, देखिए शहजाद भाई आपने सवाल किया कि हम क्या चुनेंगे। हम फिर कह रहे हैं संविधान को चुनेंगे। संविधान ने जो रास्ता दिखाया है, जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर देगा, जो संवैधानिक रास्ता होगा, जो कानूनी रास्ता होगा, समाजवादी पार्टी उसी को मानेगी। अब एक बात आप लोग लगातार कहते हैं कि भाई देश में बड़े लाभार्थी हो गए, लाभार्थियों के बीच जा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बता दीजिए जो इस देश के सबसे बड़े लाभार्थी के पास गया। शहजाद भाई, आप जा सकते हैं वहां? जो भाजपा का सबसे बड़ा लाभार्थी है, आचार्य जी जान गए होंगे सबसे बड़े लाभार्थी का नाम, अमीश भाई भी जान गए होंगे, शहजाद भाई आप भी जान गए होंगे सबसे बड़े लाभार्थी का नाम। उसके चक्कर क्यों नहीं काटेंगे? और आप जानते हैं अमीश भाई, एक पुरानी सीरियल आता था, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो भाजपा ही अडानी है, अडानी ही भाजपा है। जी चलिए विषय पर रहते हैं। मैं शहजाद आपको मौका दूंगा, लेकिन आचार्य जी हाथ खड़ा कर रहे थे। आचार्य जी, अब तो इंडिया गठबंधन में भी बड़ी सारी आवाजें आने लगी हैं और कांग्रेस को निपटाना क्यों चाहती है समाजवादी पार्टी आपके अनुसार? आचार्य जी 40 सेकंड में आपका जवाब संक्षेप में। देखिए अमीश जी, एक तो सुनील यादव जी से मैं बड़े विनम्रता से, बड़े आग्रहपूर्ण तरीके से, और लेकिन एक तीखा सवाल, सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि सुनील यादव जी और उनकी पार्टी के संस्थापक और पूरा परिवार आस्थावान परिवार है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है, प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, परसेप्शन कहाँ बनता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है वो तब मिलता है। अभी संविधान की जो बात कही, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहो तो धर्मनिरपेक्ष का उसका भाव ये है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। लेकिन जब एक धर्म का अपमान होता है और हम सब चुप रहते हैं तो एक परसेप्शन डेवलप होता है। सुनील जी मुझे बताइए, जब भारत का संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अपने अपने धर्म के अनुसार अकॉर्डिंगली, तो एक पार्टी जिसको जो हमारी सहयोगी है, अगर वो कहती है कि हम सनातन को मिटा देंगे, तो उस समय समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं बोला कि तुम सनातन को कैसे मिटा सकते हो? तो परसेप्शन क्रिएट होता है कि हम सब जो हैं ये हिंदू धर्म विरोधी पार्टियों के नेता हो गए। दूसरी बात, जब बिहार का एक मिनिस्टर कहता है तब क्यों नहीं विरोध होता? तीसरा, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोज हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप ही की सांसद डिंपल यादव जी ने कहा कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। तो कौन सी मजबूरी है? तो ये एक गलतफहमी पैदा हो रही है कि इसका मतलब अखिलेश यादव जी का संरक्षण प्राप्त है, वरना अखिलेश यादव जी का अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मजाल है कि जो इस तरह सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लें। तो परसेप्शन ऐसा बनता जा रहा है, उसकी सजा हम भोग रहे हैं, उसकी सजा हम भोगेंगे। ये मेरा सवाल है, आखिर कब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी को झेला जाएगा? कब तक हम अपने एलाइज तमाम इन गठबंधन के सहयोगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस को निपटा रहे हैं, खामोश रहेंगे? अयोध्या जंक्शन का नाम बदल कर अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर है, यह बड़ा ऐलान है नरेंद्र मोदी के शासन का।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। वो धाम जो राम का धाम है, वो राम जो भारत के ईस्ट का धाम है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ सुनील यादव है। सुनील यादव, निपटा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस को, डायरेक्टली ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद केशव, स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो आपके कार्यक्रम में बीजेपी का स्टालिन। देखिए अमीश भाई, मैं तो आपके कार्यक्रम में बीजेपी के सवालों का जवाब देने आया था, लेकिन आचार्य जी ने अगर सवाल किया है तो स्वाभाविक है मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कोई देश के खिलाफ बोले, किसी जाति के खिलाफ बोले, किसी धर्म के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले, ये बिल्कुल इजाजत नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे नेता को आचार्य जी बेहतर जानते हैं। उन्होंने स्वीकार किया वो आस्थावादी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, परंपराओं को मानने वाले हैं, रीतियों नीतियों को मानने वाले हैं। तो हम लोग मानने वाले हैं, तो इसलिए, और ये बात मैं बिल्कुल आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो व्यक्ति कहे हम इस देश को खत्म कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे, किसी धर्म को खत्म कर देंगे, किसी जाति को खत्म कर देंगे, वो ना समझ कम बुद्धि का व्यक्ति होगा। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं, कोई किसी को नहीं खत्म कर सकता। सनातन को कोई खत्म कर सकता है? कैसी बात। लेकिन आपके बयानों की वजह से 3 राज्यों में कांग्रेस खत्म हो गई ना। संभव नहीं। आप कहानी को समझो ना, आपके इन बयानों की वजह से वहां तो हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। नहीं अमीश जी, वहां हमारे बयानों की वजह से नहीं खत्म हुई, वहां हमारे चुनाव लड़ने की वजह से खत्म हुई। हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे मतलब आप कह रहे हैं ओके आचार्य जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आचार्य जी सारे पाप आप ही के सर आ जाते हैं। देखिए यानी कांग्रेस के सर पे स्टालिन कुछ करे, समाजवादी पार्टी के मौर्य कुछ करे, जेडीयू के प्रोफेसर चंद्रशेखर कुछ करे, नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ता है। माफ करिए, आरजेडी के चंद्रशेखर जी। देखिए अमीश देवगन जी, सुनील यादव जी पढ़े लिखे और बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़े दार्शनिक तरीके से ये समझाने का प्रयास किया। ये मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। आज ही डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को मैं सुन रहा था, वो आज भी कह रहे थे, सुनील यादव तो कह रहे हैं संविधान की बात। भाई, संविधान के तहत दिए हुए अधिकार से ही तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो अब जब फैसला हो गया तो सबको मानना चाहिए। उन्होंने आज भी कहा है कि नहीं, हम नहीं मानते इस फैसले को, फैसला ही गलत है। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? और वो सांसद हैं आपके। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोज बोल रहे हैं। जिस बात को डिंपल यादव जी ने खुला एकदम विरोध किया, या तो आप मुझे बताएं डिंपल यादव जी गलत हैं, या बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं। तो सवाल इस बात का है कि हम करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, उससे नुकसान हो रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपने कहा आप हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, बिल्कुल आपको अधिकार है, और आपके साथ में जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अब अमीश देवगन जी, हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम हमारी है कि हमें तो जेडीयू में भी बड़ा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, हमारे भाई बैठे हैं, बहुत मेरे प्रिय अनुज हैं, बिल्कुल ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। बिहार में लालू जी कुछ नहीं देना चाहते, और अगर वो भी देना चाहते तो नीतीश जी भी देना नहीं चाहते। डीएमके हमें तमिलनाडु में नहीं देना चाहती, ममता जी हमें बंगाल में नहीं देना चाहती, अरविंद जी हमें पंजाब और दिल्ली से बाहर करना चाहते हैं। तो हम जाएं कहां? तो ये गठबंधन कैसा रह गया? तो इसका मतलब है बीजेपी को निपटाने के लिए गठबंधन है या कांग्रेस को निपटाने के लिए गठबंधन है? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने भी रखना चाहता हूं, और इंडिया गठबंधन के तमाम एलाइज बड़े नेताओं के सामने भी रखना चाहता हूं कि भाई आपका मोटिव क्या है? चिंता में पड़ गए हैं इंडिया गठबंधन के 2 पैरोकार, चिंता में पड़ गए हैं कि अब क्या जवाब दें इस बात के ऊपर। सत्य प्रकाश मिश्रा, आप निपटाना किसे चाहते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? हम लोकतंत्र की विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में इस देश से हटाना चाहते हैं। संभल के बोलिए, कल मीटिंग है आप लोगों की। रुक जाइए, कुछ बड़ा ना हो जाए। नीतीश कुमार जी ने स्पष्टतया इस बात को कहा, कई बार कहा, और 28 पार्टियों से खुद जाकर मिलकर सबको एक मंच पर खड़ा किया। आचार्य जी जो कह रहे हैं, साइड कर दिया ना, नहीं कोई साइड नहीं है। आचार्य जी जो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को निपटाना चाहती, ये बात सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस चीज को दोहराया था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसके बगैर ये महागठबंधन या इंडिया अलायंस संभव ही नहीं है।
अब आते थोड़ी सी राम की राजनीति इन लोगों ने टच की है। देखिए, राम गांधी के हैं और गांधी ने जिस राम राज्य और जिस संस्कृति अच्छा, नीतीश जी अभी तो है इंडिया अलायंस के अंदर ना? बिल्कुल, और आगे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल है, आगे की संभावना। आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहां तो से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। अटूट जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, वो अटूट है, इस बात पर सहमत रहिए। मैं राम पर एक बात कहना चाहता था कि महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की नींव रखी, जिस सांस्कृतिक हिंदू राज्य की वकालत करी, उसमें सभी धर्मों के प्रति प्रेम था। उन्होंने राम पर राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने राम के नाम पर अपनी दुकान चलाई, और ये घृणा का राम के नाम पर दुकान चलाई, ये घृणा का पात्र है। ये घृणा की बात है। जवाब नहीं, ये कंप्लीट होने दीजिए। क्योंकि राम जो है वो सबके हैं। राम किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्रांड नहीं है कि वो उसको मार्केटिंग करेगा। एक बात समझिए कि देश की सर्वोच्च अदालत ने न्यास बनाने को कहकर राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी ने राम की राजनीति करी। किसी पार्टी को राम से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता ये मसला आज का नहीं था, 1886 का मसला था। कोई भारतीय जनता पार्टी आई तो पहली बार उसने कोर्ट में केस नहीं दर्ज किया था। 1886 में अंग्रेज के जज के जमाने में एक मुकदमा दायर हुआ था। 200 साल का मुकदमा। नेहरू ने भी इन चीजों पे कई बात कही, गोविंद वल्लभ पंत थे, बहुत सारे नेताएं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसको कंप्लीट करने दीजिए कि इस देश को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राम के नाम पर अपनी दुकान चमकाई है, इस देश में आग लगाई है। और राम जो है, जब गए थे कोई कि हजरत चले हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन, वहां की अयोध्या की महिलाओं ने, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने राम का भजन गाया। इस बात को समझिए कि इस देश में राम कण कण में जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक माचिस की डिब्बी में डालकर उसको बेचने की घनघोर साजिश करी है। ऐसे राम नहीं है। राम सर्वज्ञ है, इंडोनेशिया में भी है, यहाँ भी है। हम राम की राजनीति के खिलाफ हैं। हम राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हम राम की राजनीति और कुत्सित राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है उसके खिलाफ है, क्योंकि मेरे राम और इस भारत के राम सबको गले लगाते हैं। और नफरत करने वाले राम नहीं है। भाजपा ने इस देश में राम के नाम पर नफरत फैलाया है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अब मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं माधव आनंद आपका भी जवाब लूंगा और शहजाद पूनावाला आपका भी जवाब लूंगा। लेकिन अक्सर विपक्ष के नेता कहते हैं कि बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए राम मंदिर का। बिल्कुल बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। कौन खड़ा था 30 साल पहले राम मंदिर के आंदोलन के साथ? जवाब है बीजेपी। किसने अपनी सरकारें गवाई? जवाब है बीजेपी। कल्याण सिंह ने क्या कहा कि मैं एक नहीं 1000 सरकारें गवाने को तैयार हूं। बीजेपी। सोमनाथ से रथ चला, रथ यात्रा चली जो राम मंदिर को लेकर, वो किसने चलाई? लाल कृष्ण आडवाणी। सारथी कौन बने? नरेंद्र मोदी। बीजेपी। किसने गिरफ्तार किया? आरजेडी के तब जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने। और क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए तो किसको मिलेगा क्रेडिट? बीजेपी ने राम के इर्द गिर्द ना सिर्फ अपनी राजनीति को रखा, राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था को रखा। लोगों के घर घर में बीजेपी ने राम मंदिर के विषय को पहुंचाया, इसलिए क्रेडिट आज उनके द्वार पहुंच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। नीतीश कुमार के बारे में रोहित लिख रहे हैं, नीतीश बाबू विपक्ष को जोड़ने चले थे, अब खुद की पार्टी जोड़ने की नौबत आ गई है, हालात खराब है नीतीश कुमार के, ये कह रहे हैं। समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय आईएनबी मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर 1984 दंगों के साथ जोड़ दिया है। किस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस राज में 84 के दंगे हुए, 84 के दंगे पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिया, कांग्रेस ने सिखों के साथ घोर अन्याय किया, यह कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अन्याय करने वाले किसे देंगे न्याय? मैं चलता हूं, और राम मंदिर को लेकर भी न्याय नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, यह कह रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा। शहजाद पूनावाला आप, और उसके बाद माधव आनंद आपकी बताता हूं। शहजाद जी। अमीश जी, मोदी है तो मुमकिन है। बताइए कि जिस जेडीयू आरजेडी की सरकार ने रामनवमी की छुट्टी कैंसिल कर दी, उनके द्वारा, उनके प्रवक्ता तो नहीं, नीतीश विचार मंच के जो प्रवक्ता है वो आकर कहते हैं कि हम तो
वो तो कहते हैं कि हाँ सबके राम है, मान्यवर सबके राम है तो सीता राम येचुरी को बोलिए कि चले जाए। सबके राम है तो बताइए राम को काल्पनिक बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या उसके साथ रिश्ता क्यों है? अभी एलन गोवन ने फिर से ये बात दोहराई है कि राम जो है काल्पनिक है। जिन लोगों ने हिंदू टेरर कहा, जिन्होंने कहा सनातन को समाप्त करना है, और खड़गे जी स्वयं उन्होंने कहा कि मोदी यदि जीतते हैं तो सनातन का राज आ जाएगा। बताइए कि सबके राम है ना, तो इनके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? और रामनवमी की छुट्टी क्यों काटी? रामनवमी की छुट्टी काटकर बोलते सबके राम हैं। आपको लिस्ट भेज देंगे, कोई छुट्टी नहीं कटी। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद के तमाम सिद्धांतों के बीच एक बात कही कि राम जी सबके हैं, और वो राम मेला लगाने की भी बात कहते थे, और कहते थे कि जो हीरा मोती है रामचरितमानस में उसको चुन लीजिए। इतनी बात हमारी समाजवाद में है, इंडिया अलायंस में इनको कहां से इतनी बात है। हम राम पर राजनीति करते, जी जी, माधव पर की कोई गलत टिप्पणी करता तो उसका समर्थन करते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं माधवानंद। पहले तो मैं माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में अपने अपने वर्चस्व का खतरा है, और क्या नीतीश बाबू की भी अब एनडीए में एंट्री हो सकती है? क्या स्वागत करेंगे? अमीश देवगन जी, आप पे तो आरोप लगता रहा है कि आप बीजेपी के पक्षधर हैं, लेकिन आज यह आरोप तो निराधार साबित हो गया, क्योंकि हम लोग के एनडीए अलायंस में हम 2 प्रवक्ता हैं और वहां 3 प्रवक्ता हैं, और आप 3 प्रवक्ताओं को जितना वक्त दिया उतना हम लोगों को वक्त नहीं मिला। तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं, और आपके ऊपर जो आरोप लग रहा था वो आरोप भी जैसो कहीं ना कहीं बेबुनियाद आरोप था। खैर एनीवे, आपने मुझे अंतिम में मौका दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आचार्य प्रबोध कृष्णन जी ने तो सही कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस को निपटाने में सब नहीं लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। यानी जिस अलायंस की बात, इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो तो सेल्फ गोल लगातार कर रही है। और जहां तक हम लोगों ने जो टारगेट रखा है कि इस बार 400 के पार, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो करिश्माई नेतृत्व है वह तो है ही, साथ ही साथ ये इंडिया अलायंस के लोग जिस तरह सेल्फ गोल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 400 को तो हम लोग पार कर ही जाएंगे। अब आपने कहा कि चाचा नीतीश कुमार की तो हालात ऐसी हो चुकी है, न इधर के बचे न उधर के बचे, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उनको डुबोने का काम किया। चाचा चले थे प्रधानमंत्री बनने, और उनके भतीजे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना था। न चाचा को संयोजक का पद मिला, न चाचा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, न संयोजक बन पाए। तो चाचा की जो इस विचित्र स्थिति है, मुझे लगता है इंडिया अलायंस में अगर सबसे ज्यादा किसी की स्थिति खराब है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की है। एक तो उनका सेहत सही नहीं रहता है, आप लोगों के टीवी चैनल पे हम लोगों ने कई बार देखा, अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, क्या बयान देना चाहिए क्या बयान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक जो स्थिति है उस स्थिति पे चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और ये ताश के पत्ते के तरह लोकसभा चुनाव से पहले प्रमोद कृष्ण ने बोला कि एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं, होगी उससे कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं, और माधवानंद कह रहे हैं एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं, सब एक दूसरे को। लेकिन माधवानंद देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपको वक्त मैंने पूरा दिया। ओके, बोलिए सत्य जी। माधव आनंद जी बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि पुराने मित्र रहे हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं और बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत स्पष्टतया 2-3 बातें साफ हैं कि नीतीश कुमार की महान उपलब्धि है कि इस आधुनिक भारत की राजनीति में 28 तरह की विचारधाराओं की पार्टी को संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पर एक साथ खड़ा कर 4 मीटिंग सफल बना दिया। नीतीश जी किसी पद के लालच में कहीं नहीं गए थे। रही बात आपकी पार्टी के लिए आपको शुभकामना मैं हमेशा देता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सुखद नहीं चल रही, तो वो बाद का विषय होगा, आप क्या करेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं, 28 पार्टियां कोई किसी को निपटाने में नहीं लगी हैं। 28 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर इस देश की प्रधान नीति को बनाने के लिए लगी हैं। लोग ममता और अरविंद केजरीवाल ने, ममता जी और अरविंद जी ने एक तरह से खड़गे जी का नाम करके गांधी परिवार को निपटाने का काम किया। नहीं, वो ममता जी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने कांग्रेस को निपटाया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर स्टालिन के बयानों ने निपटाया। बताइए ये क्या हो रहा था? स्टालिन के किसी बयान से कोई फर्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा ऐसी कोई कल्पना राजनीतिक पंडित नहीं करते। कोई और कारण रहा है आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस को कम वोट आए। अच्छा, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी आप विवेचना करिए, आपका कारण कोई घर में ही है। देखिए अमीश, एक तो मैं बहुत ही
क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार दंगा नहीं कराती है। अभी शहजाद पूनावाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने आवेश में आके कह दिया कि भाई और उनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है ये ठीक नहीं है। सरकार थोड़ी दंगा कराती है। वो कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी तो उस समय बिल्कुल बच्चे थे जब 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद दंगा हुआ। दंगा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार उसके लिए क्षमा याचना की है। लेकिन अगर अनुराग ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि 1984 का जो सिख राइट था, दंगा था, वो कांग्रेस का प्रायोजित था, सरकार का था, तो फिर ये मणिपुर का दंगा किसके नाम जाएगा? और गुजरात में जो दंगा हुआ वो किसके नाम जाएगा? मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका राइट हो। हम कभी कभी राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर के इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं बिल्कुल, चाहे वो मेरा विरोधी मुख्यमंत्री हो या हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, ये अनर्गल आरोप है, ये ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीजेपी, हमारी पार्टी में एनडीए पे जवाब देने या कहीं भी हम लोग बड़े आदर्शों की बात करते हैं, हम लोग बड़े दार्शनिक हो जाते हैं। और ऐसे दार्शनिक हो जाते हैं, हम लोग लोहिया जी को कोट करेंगे। अरे जब लोहिया जी की अंतिम सांस थी, प्राण निकले थे, उनकी जेब में 10 आने या 12 आने रुपए थे। कहां लोहिया जी की समाजवादी पार्टी रह गई? अब महात्मा गांधी की कांग्रेस अब कहां रह गई? और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी कहां रह गई? बीजेपी तो अडवाणी जी और अटल जी की भी नहीं रह गई है। मैं शहजाद पूनावाला से बिल्कुल साफ, शहजाद पूनावाला देश काल और परिस्थिति जब बदलती है सब कुछ बदलता है। लेकिन 10 सेकंड मेरी बात को पूरा हो जाए। मेरा मुद्दा ये है, मैं अभी सबसे पहले मैं अभी उनको माधव आनंद को सुन रहा था। वो ये जो नीतीश कुमार, हमारे यहाँ सूत्र है, शास्त्र कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई सनातन को गाली देगा, अगर कोई हिंदू धर्म को गाली देगा, यदि कोई सनातन को मिटाने की बात करेगा और हमारे एलाइज और हमारे नेता खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, तो ये परसेप्शन बिल्डअप होगा, ये परसेप्शन बनेगा कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी हो गया है। विपक्ष हिंदू विरोधी हो गया है, हिंदुस्तान विरोधी हो गया है, हिंदी विरोधी हो गया है। इसलिए इन बयानों पे लगाम लगानी पड़ेगी। मैं समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं, डीएमके से भी कहना चाहता हूं, नीतीश जी की पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि हम बीजेपी से लड़ें, वंदे मातरम से लड़ना छोड़ दें। हम बीजेपी से लड़ें, भगवान राम से लड़ना छोड़ दें। हम बीजेपी से लड़ें, सनातन से लड़ना छोड़ दें। समय बचेगा, वरना इसका परिणाम खतरनाक होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा, ओके आचार्य जी, आपने बोला शहजाद पूनावाला। देखिए, ऐसा है, 1984 का जब नरसंहार हुआ, उसके बाद 34 साल बाद जब न्याय मिला मोदी जी की सरकार के आने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, कोट एंड कोट, कि इट वाज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज दैट सच अ काइंड ऑफ अ जेनोसाइड टुक प्लेस। उसकी तुलना जो है ऑशविट्ज में जो हुआ उसके साथ की। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा है, मान्यवर। और किसी विषय में इस प्रकार की टिप्पणी हो तो दिखा दीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम आज उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अभी उन्होंने कहा कि 4 मीटिंग की जो उपलब्धि रही, नीतीश जी ने महान काम किया। अरे जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं, आए, खाए, फोटो खिंचाए, चले गए, समोसा भी नहीं मिला इस बार, तो हम थोड़ी कह रहे हैं। और जहां तक एक दूसरे का सम्मान तो गजब का है। अमीश जी, गोपाल मंडल इनके विधायक, इन्होंने कहा खड़गे फड़गे। ये खड़गे फड़गे को कौन जानता है? नीतीश जी को बनाओ, उनकी तो इंटरनेशनल ख्याति है। फिर ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया वो तो आपके सामने ही है, राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जिस प्रकार से आज केरला के पिनराई विजयन को क्या बोला इन्होंने, डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस का क्या चल रहा है वो भी पता है। न्याय यात्रा नहीं, इनको तो इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। और देखिए, एक ही चीज कॉमन है इन सब में, सनातन हिंदू को दो गाली। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी के मंत्री हो, चाहे वो जेडीयू के जो छुट्टियां काटने का व्यवहार हो, या चाहे कांग्रेस पार्टी जिसमें सबसे लंबा इतिहास इनका रहा है, हर जगह सनातन का अपमान करना, हिंदू को गाली देना, यह इनका चरित्र बन चुका है। इंडी गठबंधन में एक ही कॉमन है। और दूसरा, फिर अगर बच जाए तो नॉर्थ और साउथ कराओ और नॉर्थ के लोगों को गालियां दो। जी, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, इंडिया अलायंस का ध्येय सनातन के विरोध में है। आचार्य जी ने बोला कि इन सब का नुकसान हो रहा है, और शहजाद पूनावाला ने भी बोला कि आपका ध्येय विरोध में है। देखिए, ये तो कम समझदार लोग कह सकते हैं कि कोई सनातन का विरोध कर सकता है। हम अपने धर्म का विरोध क्यों करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अपने अस्तित्व का विरोध क्यों करेंगे? एक आने दीजिए ना। मैं एक बात कह रहा हूं
अभी जल्द ही सोनभद्र के भारतीय जनता पार्टी के एक बीजेपी के विधायक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार में जेल गए हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को हम उनका जैसा कह दें क्या? कैसी बात करते हैं? समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा और समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। समाजवादी पार्टी अरे आपका अलायंस पार्टनर आप पे आरोप लगा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आपकी वजह से हम हारे हैं। कांग्रेस खुल के कह रही है, हमारे प्रोग्राम में बोला कांग्रेस नहीं, देखिए हमने भी तो कहा ना कि कांग्रेस हमारी वजह से नहीं हारी, अपनी रणनीति की वजह से, अपने तालमेल की ना वजह से, अपने घमंड की वजह से और अपने नेतृत्व की वजह से हारी होगी, जहां भी हारी है। अगर हम उत्तर प्रदेश में हारते हैं तो गलती हम अपनी स्वीकार करेंगे। हम ये थोड़ा कहेंगे कि कांग्रेस ने हमको कुछ कह दिया इसलिए हार गए। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और फिर नई लड़ाई के लिए तैयार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, नहीं, शफीकुर रहमान बर्क का बयान मान्य है क्या? ओके, शफीकुर रहमान बर्क का बयान मान्य है, शहजाद पूछ रहे हैं। इस तरीके का बयान किसी का भी मान्य नहीं हो सकता। तो हटाइए पार्टी से इन लोगों को। हटा भी नहीं रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं, पार्टी में सांसद फंस गए हैं आप लोग। बताइए, आपको और फंसा रही है। ओके ओके ओके, माधव अनंत कुछ ऐड करना चाहते हैं? माधव अनंत। अमीश देवगन जी, थोड़ा सा मुझे एक लाइन बस बोलना है कि जो जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे चाचा हैं, जो इंडिया अलायंस के उन्होंने नींव रखने का काम किया था, जरूर वो विकास पुरुष थे। बीजेपी और जब नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे तो उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, लेकिन अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव में यह बिहार के जनता को नहीं भरोसा था कि वह पुनः जंगल राज स्थापित कर। ठीक है आचार्य जी, जंगल राज से बिहार को निकाला, आज वही नीतीश कुमार जी जंगल राज स्थापित कर चुके हैं। कहां जाएंगे नीतीश जी? देखिए अमीश, नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। नीतीश जी बीच के पिंडौरा निकल जाएंगे। नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश जी बहुत सम्मानित, भाई बात तो सुन लो भाई। अरे भाई मैं तो बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने दो। नीतीश जी की अनुभव, नीतीश जी के अनुभव, नीतीश जी की शालीनता पे, नीतीश जी के संयम पर, नीतीश जी के कौशल पे कहाँ कोई सवालिया निशान नहीं। लेकिन सवालिया निशान है क्योंकि नीतीश जी के जो बयान आए पीछे, जो उन्होंने मीटिंग्स की हैं और जो जिस तरह का उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, वो थोड़ा सा एक डाउटफुल हो रहा है। अब अगर सवाल ये आपका है तो इसका जवाब जेडीयू के प्रवक्ता देंगे। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? कि अरे भाई शक इसलिए हो रहा है, मेरी बात तो पूरी सुन दो अमीश। आप तो बीच में कूद पड़ते हो हनुमान जी की तरह यार, हैं? चलिए बोलने दीजिए, बोलिए आचार्य जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं। नीतीश जी के ऊपर जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब मिश्रा जी देंगे। मिश्रा जी एक विद्वान प्रवक्ता। लेकिन एक समय था जब नीतीश जी को बिहार की जनता ने समर्थन इसलिए दिया कि वो लालू जी के खिलाफ खड़े हो गए और लालू जी का टोटल विरोधी जो पूरा जनमानस था, उन्होंने नीतीश जी को अपना हीरो माना और नीतीश जी ने बिहार को बहुत अच्छा शासन व्यवस्था दिया और उसी के वजह से सुशासन बाबू कहलाए। लेकिन वही नीतीश कुमार जी फिर दोबारा जब आए तो उनके साथ चले गए। उसके पहले वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। तो देखिए सवाल इस बात का है, आज भी अव्वल है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास दर हमेशा नंबर 1 पे रहा। नीतीश जी की बात ना करें। नीतीश जी की राजनीति को मैं व्यक्तिगत रूप में 1994 से ऑब्जर्व करता आया हूं। नीतीश जी का हर एक इंटरेस्टिंग सवाल बताइए, कितनी बार पलट चुके हैं नीतीश जी? कभी पलटे कितनी बार है? सुशासन के सिद्धांतों से कभी नहीं पलटे। मैं कह रहा हूं साथी बदलने, शासन चलाने के लिए आप शहजादपुरा वाला देखिए शहजाद के पास कैसे जा रहे हो? पहले मेरी बात को खत्म होने दो। मैं आ रहा हूं आपके पास आचार्य जी। अरे भाई शहजाद प्लीज 5 सेकंड रुक जाओ। शहजाद 5 सेकंड रुक जाओ। शहजाद मैं आचार्य जी देखिए आप प्लीज। अरे भाई 5 सेकंड में जी 5 सेकंड बोलिए आचार्य जी, बोल लीजिए 5 सेकंड बोल लीजिए, मैं शहजाद के बाद में चले जाऊंगा। दुश्मनी थोड़ी है, हम कोई इतने पराये थोड़े हैं भाई। ठीक है, ओके अमीश, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में क्रेडिबिलिटी का बड़ा भारी रोल है। तो क्रेडिबल फेस होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के सामने, मैं बार बार कहता हूं। और नरेंद्र मोदी जी
एक ताकतवर चेहरा है। हम भले ही कहते रहे कि साहब नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी के बिना बीजेपी कुछ नहीं है। तो बीजेपी से बड़े हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के किसी को, या दो, एक को पीएम दूसरे को डिप्टी पीएम अनाउंस कर दीजिए आचार्य जी। हम टक्कर देना चाहते हैं तो हमें एक क्रेडिबल फेस देना पड़ेगा। ओके ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आज का कार्यक्रम आपने देखा। लेकिन आज के लिए निष्कर्ष के लिए मैं यही कहूंगा कि कई बार एहसास नहीं कर पाता कोई कि उसमें कमी क्या है। शायद विपक्ष का हाल आज ऐसा ही है।